नमस्कार। आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के उन बिलों के बारे में जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। तो उन पर हम बात करेंगे, इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स। एक बहुत ही बड़ा धुंध जो है वैचारिक रूप से फैला दिया जाता है कि ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि हम इन बिल्स के समर्थन में खड़े हों या विरोध में खड़े हों। एक बात बहुत साफ हमें समझनी पड़ेगी कि सरकार का चुनाव के समय समर्थन का अर्थ ये नहीं होता कि उसके बाद सरकार जो कुछ भी करेगी उसका समर्थन किया जाए। एक या सरकार का चुनाव के समय विरोध करने का अर्थ ये नहीं होता कि वो उसके बाद जो कुछ भी करेगी वो सारी चीज़ों का हमें विरोध करना है। इसका अर्थ ये है कि हम किसी परसेप्शन से बंधे हुए हैं। सबसे पहले हमें ये क्लियरिटी करनी पड़ेगी कि हमें सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट सोचना पड़ेगा। अभी हाल ही में जो बिल्स हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। एक तो है आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक और दूसरा है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। तीसरा है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल। ये तीन बिल जो हैं महत्वपूर्ण हैं। तीनों में स्वाभाविक रूप से विपक्ष में मुख्य जो पार्टी है कांग्रेस विरोध कर रही है और जो सरकार की समर्थक पार्टियां हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने इस तरह किसी बिल से इस लेवल से जो है असंतुष्टि और असहमति जताई है कि वो मंत्रिमंडल से बाहर हो गई हैं, हरसिमरत कौर। बहरहाल हम आते हैं मुख्य रूप से इस बिल की डिमेरिट्स और मेरिट्स पर बात करने पर। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इन बिल्स को लेकर के क्या अवधारणाएं हैं और क्या इसके सरकार के पक्ष और क्या विपक्ष के पक्ष हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आवश्यक सूची से जो हटाए गए हैं खाद्यान्नों को हटाने की जो बात की गई है पहले बिल में, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 जो कि 1955 में बना था, इसको जो है रिप्लेस करेगा। इसमें खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज, आलू इत्यादि को जो है बाहर करने की बात की गई स्टॉकिंग से। तो सरकार का ये तर्क है कि इससे जो है किसान से ली गई फसल को कॉरपोरेट्स अपने हिसाब से यूज करेंगे तो वो किसान से ज़्यादा फसलें ले सकेंगे। और उनका ये भी तर्क है कि ये उस वक्त की का कानून था जब भारत के अंदर प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड था। अब प्रोडक्शन बहुत हायर है, फर्टिलिटी बहुत रेट बढ़ चुका है। तो इस वजह से पहले 10 मिलियन गेहूं होते थे भारत के अंदर, अब 100 मिलियन से अधिक हो रहे हैं। इसी तरह से सबका हर एक अनाज का जो है उत्पादन 10 गुना 15 गुना तक बढ़ गया है। इसलिए अब इस बिल की आवश्यकता नहीं है, कोई जमाखोरी कर नहीं सकता, और करेगा तो फिर वो व्यवसाय में पीछे रह जाएगा क्योंकि इतने उपलब्ध हैं, इतने ऑप्शंस उपलब्ध हैं। तर्क में दम है। दूसरा तर्क, सरकार ने ये भी इसमें एक प्रोविज़न रख छोड़ा है कि विशेष अवसरों पर जैसे कि राष्ट्रीय आपदा है, नेचुरल कैलमिटी है या वॉर, इस तरह की सिचुएशन में ये कानून रीस्टोर हो जाएगा। यानी 1955 का जो कानून है वो उस तरह से काम करेगा, फिर जमाखोरी के विरुद्ध कार्रवाइयाँ होंगी। विरोध जो है इसका तो जो भी किया जा रहा है इसमें हम ये राय बना सकते हैं कि इस पर विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। ये वास्तविकता है कि इसको बदला जा सकता था क्योंकि व्यापारी भी इसी समाज के हिस्से हैं और वो भी एक चेन के हिस्से हैं। उनको क्रूर तरीके से पेश करना ये ठीक बात नहीं है। और किसी भी फसल का साइकिल जो है मैक्सिमम 9 मंथ है, मैक्सिमम 9 मंथ, 9 to 10 मंथ है। अगर कोई जमाखोरी करेगा भी तो 1 to 3 मंथ्स जमाखोरी कर पाएगा और 9 to 10 मंथ में नई फसल आ जाती है, तो जमाखोरी धरी की धरी रह जाती है। तो और जमाखोरी भी कोई मुफ्त में नहीं होती है। जमाखोरी भी जब एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है तो उसके स्टोरेज में एक बड़ा खर्च आता है। तो व्यापारियों को भी कोई ऐसा नहीं है कि वो फ्री में उसको रोक कर बैठ जाएंगे, उनका भी अपना रोटेशन मनी जो है ब्लॉक होती है। और जो अनाज है उसकी प्रिजर्वेशन में जो कुछ भी वो जमा कर रहे हैं उसकी प्रिजर्वेशन में एक खर्च आता है, और उसकी उपलब्धता, फिर उसको उतना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध कराना तुरंत के तुरंत, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और इससे कोई एक व्यापारी को लाभ नहीं होता, अनेकों को हो सकता है और अनेकों को नुकसान होता है। तो वो जो पूरी चैनल है, जैसे एक आलू का व्यापारी अगर बीच में स्टॉकिंग करेगा तो नीचे सब्जी वाला उसको बैक मारेगा, ऊपर जो प्रोवाइडर्स हैं, जो उसको देने वाले हैं, उत्पादक हैं, वो उसको बैक मारेंगे। तो वो बीच में पिस करके जमाखोरी उतनी कर नहीं पाता। फिर भी होती है, मैं इससे मना नहीं करता, पर इस बिल में कोई ज़्यादा विरोध का कोई विषय नहीं।
दूसरा जो बिल लाए हैं मूल्य आश्वासन पर किसान को लेकर के, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य को लेकर के, इसमें जो है एक देश एक बाज़ार का तर्क दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि किसान सभी जगह अपनी जो है उत्पादन को बेच सकेंगे, अभी वो मंडी के लिए बाध्य हैं। ये बिल जो है ये थोड़ा सा गले नहीं उतर रहा है। दरअसल इसमें ये नहीं कहा गया है कि एमएसपी हम ख़त्म कर देंगे, ना ही ये कहा गया है कि हम मंडी व्यवस्था को भंग कर देंगे, लेकिन पैरेलल बड़ी व्यवस्थाएं खड़ी कर देने से मंडी व्यवस्था भंग हो सकती है, हो जाएगी नहीं, हो सकती है। और सरकार का जो इसमें तर्क है कि हम उसको बाज़ार उपलब्ध करा रहे हैं, एक विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये तर्क इस समय नहीं समझ में आ पाता। एक मुझ जैसे एक साधारण किसान को, जिसके पास अपने स्वयं की 12-15 एकड़ ज़मीन है, मैं खेती करता हूँ, तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ पा रही है कि मेरे पास इतना उत्पादन ही नहीं होता कि मैं अपनी 15-20 किलोमीटर के दायरे की मंडी के बाहर कहीं बेचने जाऊँ, तो वो जाएगा कैसे, कैसे मैं उसको लेके जाऊँगा। अगर मैं अपने खुद के ट्रक से या छोटे मोटे कोई भी वाहन से मैं लेके जाता हूँ, उसका भाड़ा उतना पड़ जाएगा, तो मैं वैसे ही नहीं बेचना चाहूँगा कि मैं अपना उत्पादन भोपाल मध्य प्रदेश के पास करूँ और बेचने में इंदौर में जाऊँ या बेचने में दिल्ली जाऊँ, ये संभव मेरे लिए नहीं है। तो अल्टीमेटली आप जो बात कह रहे हो कि इससे भारत के 86% छोटे किसानों को लाभ होगा, तो 86% किसान तो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते कहीं और ले जाने के लिए। ठीक है, आपने ऑप्शन दिया, अब ये ऑप्शन पहले भी था, एक तरह से देखा जाए तो कुछ किसान समूह बना करके ये कर सकते थे, एक सोसाइटी टाइप की फर्म करके वो इस तरह का काम कर सकते थे। वो एज ए ट्रेडर लाइसेंस नहीं लेते, एज ए प्रोड्यूसर ही लाइसेंस, एज ए प्रोड्यूसर ही वो जो है विभिन्न अनुमतियों के माध्यम से जा सकते थे। दूसरा इसमें बताया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक फार्मूला पहले आ चुका है भारत के अंदर, और यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है और होती रही है, पर वहाँ के जो अनुभव हैं वो बड़े ख़राब हैं, बड़े खट्टे हैं। खैर, वहाँ का किसान, वहाँ के फॉर्मल, वहाँ के मॉडल्स को हम छोड़ देते हैं। भारत के अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये छोड़ा है कि इसमें कोई भी मिनिमम प्राइस के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। अब इससे क्या नुकसान होगा? सबसे बड़ा नुकसान जो किसान के साथ ये होगा कि भाई मैं 5 एकड़ का किसान, मेरे पास अगर मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहूँ, पहली चीज़ तो कंपनियां मुझको भाव नहीं देंगी। एक छोटे किसान से क्या कॉन्ट्रैक्ट करना। चलो मान लीजिए कंपनियां और किसान के बीच में कुछ बिचौलिए खड़े होंगे, एजेंट्स खड़े होंगे, उन एजेंट्स के माध्यम से मेरी ज़मीन को भी एकोमोडेट कर लिया जाता है कि भाई हल्कू राम जी आपकी ज़मीन भी इसमें ले ली जाएगी, बशर्ते जो पीलू राम बो रहे हैं, जो हल्के मियाँ बो रहे हैं, जो मोहम्मद अली बो रहे हैं, या जो राम कुमार सिंह बो रहे हैं, उनकी 5 एकड़ उस जगह पर है, 5 एकड़ 6 जगह उस जगह पर है, आप भी वही बोइए। इसके लिए बाध्य किया जाएगा। ठीक है, बाध्य कर दें, हम बो दें। अब इसमें दूसरी बाधा ये हो सकती है कि कंपनियां रकबे ढूंढेंगी, बड़े रकबे, ब्रॉडर रकबे में होगा यूँ कि वो कहेंगे कि साहब हल्कू राम का खेत जो है फलां एरिया में, उसके बगल में आपका खेत आ रहा है, तो आप जो है आ जाइए हमारे साथ, नहीं तो हम नहीं ले पाएंगे आपको। तो रकबे का जो चकबंदी वाला जो है, चक बनाने की जो व्यवस्था होगी वो बनाना पड़ेगा किसानों को। कंपनियां उसको फोर्सफुली बनवाएंगी, और बनवाने के बदले में वो अपनी मनमानी भी थोपेंगी, चूँकि आपने एक न्यूनतम मूल्य नहीं रखा है इसमें। तो वो क्या कहेंगे, मान लीजिए हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि प्याज के किसान को बोला गया कि हम प्याज लगाइए आप, तो जो 10 किसानों को एक चक में, एक रकबे में इकट्ठा करेंगी कंपनियां, और उस रकबे में 5-5 एकड़ करके 50 एकड़ की ज़मीन बनाएंगी, 50 एकड़ का चक बनाएंगी। उन खेतों की मेड़ जो है, जो सीमाएं हैं वो तोड़ेंगी, एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाएंगी, उसमें फेंसिंग वेंसिंग करवा करके जो भी उसमें मूलभूत सुविधाएं हैं वो मांगेंगी, और उसके बाद कहेंगी हम 5 रुपये किलोग्राम प्याज लेंगे। अब 5 रुपये किलोग्राम प्याज वो लेंगे, जबकि 5 एकड़ की खेती वाला अपनी प्याज खुद जाकर के मंडी में बेच लेता है, ओपन मार्केट में भी बेच लेता है, तो वो उसको 8 से 9 रुपये पड़ जाती है। तो 2-3 रुपये का ये लॉस हो जाएगा। अब जो एक तीसरा तर्क दिया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो है डेफिसिट का शेयर होगा, अगर कोई घाटा होता है या उसमें जो भी लागत लगेगी उसको शेयर होगी। अब उस शेयर का फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं बताया है क्या होगा। चौथा इसमें एक सबसे बड़ा ये रखा है कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो एसडीएम कोर्ट्स उसको रिजॉल्व करेंगी। तो एसडीएम कोर्ट्स को हम जानते हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। तो ये जो बिल है नंबर 2 का, कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020,
इसी को सरकार कोर बिल बता रही है, अपने तीनों बिलों में कोर बिल बता रही है। और इसके ज़रिए ही सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि हमारी जो किसानों की आय दोगुनी करने का 2022 तक का लक्ष्य है, उसमें ये एक बड़ा मॉडल रोल अदा करेगा। लेकिन ये वाइटल रोल जब अदा करता, तब इन 3 पॉइंट पर सबसे पहले डिस्कशन कर लिया होता। आप अपनी राय बनाने से पहले इस बात को ज़रूर सोचिएगा। आप एक किसान के रूप में सोचिए, क्या आप मंडी में बेचने जाते हैं? जी हाँ। क्या आप ओपन मार्केट में भी बेचते हैं? जी हाँ। अगर थोड़ा बहुत होता है हमारे पास जिसको हम ओपन बाज़ार में हम बेच सकते हैं, तो ओपन बाज़ार का मतलब जो आढ़ती मंडी में ख़रीदते हैं वही अपने निजी दुकानों पर भी बैठ कर खरीदी करते हैं। बड़े पैमाने पर नहीं करते, कईयों क्विंटलों से नहीं करते, लेकिन 2 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल तक तो वो खरीदते हैं अपने अपने प्रतिष्ठानों में, जो मंडी को बाईपास करके खरीदते हैं। तो वो अभी भी खरीद रहे थे। अब इस नए बिल में और क्या नई चीज़ हो जाएगी? दूसरी बात कि आप जो एमएसपी आप नहीं रख रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए प्लेयर्स नहीं है भारत के अंदर अभी फ़िलहाल में, और हैं तो उन प्लेयर्स को ये बहुत ज़्यादा आशंका रहती है कि सरकार किसानों की तरफ काम करेगी, राज्य सरकारें किसानों की सुनेंगी और केंद्र भी किसानों की सुनेगा। अल्टीमेटली वोट का मामला है, तो हम अपना पैसा फंसा के नहीं बैठेंगे। तो जो रेवेन्यू का मॉडल है, जो आप कह रहे हो लगत में वो शेयर करेंगे, लगत में कहाँ शेयर कर पाएंगे? वो किसी किसान को नहीं देना चाहेंगे। ये प्रयोग हो चुका। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक हमारे दूर के परिचित हैं, वो अमेरिका में शिफ्ट थे, सालों से अमेरिका में रह रहे थे। उनको अचानक से लगा कि नहीं, मैं मध्य प्रदेश अपने वतन वापस जाऊँ और अपने गाँव में खेती करूँ। तो उन्होंने विदिशा के पास आकर के अपने खेत और कुछ और खेतों को लिया, कॉन्ट्रैक्ट पे लिया। उनके खुद के 200-250 एकड़ के खेत थे, वो लिए उन्होंने, और अपने चक बनाने के लिए, रकबा बनाने के लिए। क्योंकि रकबा जब एक हो जाता है तो शहरी लोग ज़रा इसको सुनिएगा, रकबा जब एक हो जाता है तो संसाधन उतने कम लगते हैं। अगर 5 एकड़ कहीं है, 5 एकड़ 2 किलोमीटर बाद है, 5 एकड़ इधर है, तो उसमें संसाधन उतने ज़्यादा लगेंगे। हर एक खेत में एक ट्यूबवेल लगेगा, एक ट्रांसफार्मर लगेगा बिजली के लिए, और हर एक उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा, आदमी का मूवमेंट भी होगा, जो भी हर चीज़ उसमें ज़्यादा लगेगी। तो चक बनाने के लिए वो यहाँ का वहाँ करके शिफ्ट करते हैं। तो उन्होंने 600 एकड़ का खेत निकाला और उन्होंने वो सब किया, किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किया। 1 ईयर का इतना, हम 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने कि हम 5 साल तक आपकी ज़मीन को कॉली, यानी हमने उसको रेगा पर या हमने उसको रेंट पर रख लिया है, और हम आपको हर साल का ये रेंट देंगे। किसानों ने जो है पहले साल का रेंट दे दिया गया, सेकंड ईयर का वो सेकंड ईयर में देते। ये तय था कि 5 साल हम ज़मीन रखेंगे, लेकिन हर साल हम आपको रेंट देते रहेंगे। और रेंट की भी शर्त तय हो गई थी, 2% 5% का हम इंक्रीज़ करेंगे। जो भी अमाउंट 10,000 रुपये में इस बार ली है, अगले साल हम उसमें 11,000 रुपये में लेंगे। इस तरह से उन्होंने उसका एक अल्टरनेट बना रखा था। अब हुआ ये कि पहला साल शुरू ही हुआ था, उन्होंने कई सारे ट्रैक्टर्स और कई सारे उसमें इक्विपमेंट्स और संसाधन झोंके। हुआ यूँ कि अच्छा था सब कुछ किसान नेता पैदा हो गए। उन्होंने उसके विरुद्ध काम करना शुरू किया, किसानों की ज़मीनें हड़प ली, किसानों का जो है औने पौने दाम पर उनका कॉली या रेंट पर खेत ले लिया गया। किसान परेशान। अब किसान भी थोड़ा बरगलाव में आ जाता है, क्योंकि उतना चीज़ों को समझ नहीं पाता, थोड़ी निरक्षरता भी होती है ग्रामीण अंचलों में, तो वो उस चीज़ को समझे नहीं और वो यूज हो गए। कुछ किसान आ भी गए 10-5। एसडीएम ने इसका पूरा कारण पूछा, क्या है, क्या मामला है। एसडीएम लेवल का अधिकारी वहाँ उनके पास पैसे लेने पहुँच गया, पैसे दो वरना आप पर केस हो जाएगा। वो पैसे किस बात के दें? उन्होंने बोला कि ये, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, ये देखिए सर इन्हीं लोगों ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये देखिए। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के विरुद्ध एसडीएम ने मामला दर्ज कर दिया, किसानों को ठगी का मामला उसने दर्ज कर दिया। तो अब आप बताइए, उसको सिक्योरिटी नहीं मिली। अब आप कहते हो इस बिल के ज़रिए ऐसे लोगों को सुरक्षा मिल जाएगी, तो सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन संकट ये है कि फिर वही बात आएगी, जैसे ही वोट की बात आएगी, जैसे ही लोग राजनीति इसमें इन्वॉल्व होगी, तो फिर वही लोग जो अभी इनको एश्योर्ड कर रहे हैं, वही लोग कंपनियों के विरुद्ध खड़े हुए। कंपनियां पैसा क्यों लगाना चाहेंगी? तो ये बहुत बड़ा मसला है। अगला जो बिल है, ये बिल है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्त एवं सुरक्षा समझौता कृषि सेवा बिल 2020। इसमें बता रहे हैं कि जोखिम शेयर होगा, उत्पादन का एग्रीमेंट हो जाएगा, अधिकार बांट दिए जाएंगे किसान के, कंपनी के, और इससे लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन इसका जो विरोध का जो क्राइटेरिया है वो ये बताया जा रहा है, कंपनियां वादा खिलाफ़ी करती हैं। वही बात देखिए, अब वादा खिलाफ़ी आज कह रहे हैं आप,
तो कल तो इसको और ज़्यादा आप बड़ा रूप देंगे। तो कौन कंपनी, कौन लोग, आप भी एक व्यापारी भी इस भारत का नागरिक है, एक किसान भी इस भारत का नागरिक है, गरीब भी इस भारत का नागरिक है, संपन्न भी भारत का नागरिक है, हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसको अपना व्यवसाय करने का अधिकार है। ये लेफ्टिस्टों की बोई हुई परंपरा है जिसमें हम पूंजी और समाज को अलग अलग रखते हैं। समाज समग्रता में होता है, हालांकि फिलॉसफी का विषय है, परंतु ये उनका बोया हुआ विभाजन है जिसमें जैसे ही किसी के पास 2 4 6 गाड़ी घोड़े वाहन बंगले दिखाई दिए, आपका परसेप्शन बनने लगता है कि ये ईमानदारी से पाए नहीं जा सकता। ये ईमानदारी को हम रिडिक्यूल और अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप इन 3 बिलों में जो सबसे ज़्यादा विरोध का विषय लग रहा है वो यही है कि 3 पॉइंट पर आप इसका विरोध कर सकते हैं जो समझ में नहीं आ रही। सरकार इस बात को क्लियर नहीं कर पा रही है। एमएसपी बिल्कुल सही कह रहे हो आपने एमएसपी को नहीं छेड़ा, एमएसपी का कुछ नहीं होगा। मंडी को नहीं छेड़ा है, मंडी का भी कुछ नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें ठीक कह रहे हो आप, लेकिन आप किस पैरेलल व्यवस्था की बात कर रहे हो? आप कहाँ से किसको बेचना चाह रहे हो? नेशनल प्लेयर्स आएंगे, वो खरीदेंगे, वो नहीं खरीदेंगे, वो तो अभी भी आ सकते थे, उनके लिए आप दूसरा पाथ भी बना सकते थे। तो वो तो मंडियों के ज़रिए भी जा सकते थे, मंडियों में आढ़तियों को वो अपने कब्जे में ले सकते थे। अगर वो इतने सक्षम हैं, सब तरह सबको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो वो उनको अपने कब्जे में ले सकते थे और किसानों का सारा माल हड़प सकते थे अपने जो भी सरकार के पैसे हैं उस पर। ये बात बहुत प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स का, कि जो प्रोड्यूसर है खेती का जो प्रोड्यूसर है किसान, वो सिर्फ रॉ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। उदाहरण के लिए एक किसान ने आलू बोया और उसने आलू दे दिया। आलू की कीमत मैक्सिमम भी हो सकती है किसान के लिए, तो बहुत ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई तो 15 रुपये किलो, 10-12 रुपये किलो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन चिप्स की कीमत, उसी के बने हुए चिप्स की कीमत, जो एक बहुत फुग्गा सब फैला हुआ होता है, हम 10 रुपये का लेके आते हैं, 50 ग्राम भी नहीं होता उसमें, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम होता है आलू। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 10 रुपये यानी करीब 150 रुपये का 100 ग्राम, यानी 1500 रुपये किलो होता है वो प्रोसेस होने के बाद। वो जो 15 रुपये आलू 1500 रुपये किलो पहुंचता है। व्यापारी का ये मार्जिन, व्यापारी का मार्जिन नहीं कह सकते आप इसको पूरा का पूरा। ये तो उस प्रोडक्ट का प्रोसेस करने का तरीका है, उस प्रोडक्ट को उस लेवल से बनाने का तरीका है। तो ये तो शुद्ध और सत्य बात है कि व्यापारी अगर 2 रुपये में कोई चीज़ खरीदेगा तो वो 2 रुपये 15 पैसे से नीचे नहीं बेच सकता। 15 पैसे का अपना मुनाफा और उसके प्रोसेस में जो कॉस्टिंग आएगी वो सब मिलाकर कम से कम 15 पैसे का रेफरेंस रखेगा ही। अगर वो चीज़ 20 रुपये की बिकेगी तो वो उससे ऊपर बेचेगा। तो व्यापारी तो उसमें कभी ऐसे लॉस में रहने से रहा, वो तो अभी भी इस सिस्टम को हाईजैक कर सकता था और इस सिस्टम को तो 100% हाईजैक कर लेगा। लेकिन संकट ये है कि जो किसानों की बात कर रहे हैं इसमें सब राजनीति पर आधारित बातें कर रहे हैं। सिर्फ सब ने एक शिगुफा छोड़ रखा है कि मंडी मिट जाएंगी, एमएसपी मिट जाएगी। भाई ना मंडी मिटेगी ना एमएसपी मिटेगी, लेकिन फिर भी किसान के लिए फ़ायदेमंद ये बिल नहीं है। ये आप सिद्ध कीजिए, आप ये बात बताने की कोशिश कीजिए कि अभी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जैसे मैंने लेमन ग्रास बोने का सोचा कि लेमन ग्रास की खेती करूंगा। लेमन ग्रास की खेती के लिए मैं मार्केट ढूंढ रहा हूं, इंटरनेट पर, इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर भी गया, अमेज़न पर भी दिखाई देता है कुछ, लेकिन वो मार्केट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जो पैकेजिंग चाहिए वो पैकेजिंग मैं कैसे करके दूंगा। प्लांट से मैं प्रोसेस करा सकता हूँ, छोटा मोटा प्लांट लगा सकता हूँ अपने खेत में 5 एकड़ 10 एकड़ में, उसको लगाने के बाद मैं प्लांट से प्रोसेस करके ऑयल निकाल सकता हूँ। ऑयल की बॉटलिंग करना जो है वो मेरे पास नहीं है, तो बॉटलिंग प्लांट में लेके जाऊँगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कहने को बड़ा महंगा ऑयल है, लेकिन उसकी कॉस्ट भी उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होगी। तो अब मैं उसको कहाँ बेचूँ? अब मैं वो ऑयल की डिब्बियाँ लेकर के, अगर मान लीजिए मैं अपने भोपाल के पास खेत हैं वहाँ से लेकर दिल्ली बेचने जाता हूँ, तो मैं किससे जाऊँगा? कोई ट्रांसपोर्टेशन मुझे चाहिए होगा। अब उतना बड़ा उत्पादन नहीं है कि मैं ट्रांसपोर्टेशन का अफोर्ड कर पाऊँ या वो वेरिएशन आ पाए उसमें। तो कुल मिला करके ये विकल्प है कहाँ? और अगर ऐसा था खुले मार्केट में वैसे ही बिक रहा था, तो विकल्प नहीं है। सरकार इस बात को क्लियर नहीं कर पा रही है और विपक्ष जो है सिर्फ सरकार का विरोध कर रहा है, बिलों का विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी आदत में है। आप चीज़ों को समझाइए, ये बिल्कुल विरोध की चीज़ें हैं, लेकिन ये कह कर नहीं कि मंडी खत्म हो जाएंगी, झूठ बोल के नहीं, एमएसपी खत्म हो, झूठ मत बोलिए। एमएसपी और मंडी पर सरकार के किसी बिल में डिस्कशन नहीं है, ना खत्म होने का ना संवर्धन का। वो एक बात कह रहे हैं, हम विकल्प दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए। बहरहाल आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर